नमस्कार, एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पहले हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 3 को। चैप्टर 3 देखेंगे, इसके शॉर्ट एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज सिर्फ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर 3 क्या कहता है? चैप्टर 3 में फाइनेंस और ऑडिट की बात कही गई है, यानी चैप्टर 3 इज रिलेटेड टू द फाइनेंस एंड ऑडिट। इसके 26 जो सेक्शन है, सेक्शन 26 कहता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड की बात करता है कि फंड क्या है, कैसे इसका बनता है फंड। तो फंड कैसे बनता है? कंट्रीब्यूशंस एंड ऑल अदर मनी रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन के बिहाफ पर जो भी पैसे आते हैं, कौन कौन से? कंट्रीब्यूशन से या फिर ऑल अदर मनी। अदर मनी में कौन से आते हैं? वो ग्रांट्स होंगे, डोनेशन होंगे और गिफ्ट्स होंगे। इस तरह से जो भी पैसे आते हैं वो और कंट्रीब्यूशन, ये दोनों मिला करके शैल बी पेड इनटू अ फंड, एक फंड में पेड किया जाएगा। उसे कहा जाता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड। यानी 26 ESIC फंड की बात करता है। फंड में वह अकाउंट जिस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन और ऑल अदर मनी आते हैं। और यहाँ एक और चीज़ है कि ESIC को ग्रांट, डोनेशन और गिफ्ट्स यह लेने की छूट दी गई है। यानी डिपार्टमेंट किसी से ग्रांट, डोनेशन और गिफ्ट ले सकता है। किससे ले सकता है? तो वो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी लोकल अथॉरिटी होगी, लोकल अथॉरिटी या फिर किसी पर्सन से ग्रांट, डोनेशन और गिफ्ट लिया जा सकता है। जैसे आपने कोविड में देखा रहेगा कि हमारे बहुत सारे अस्पतालों में कुछ बेड्स आए थे, ICU बेड्स हो गए, किट्स हो गए, तो ऐसे डोनेशंस आए थे और उसे ESIC ने एक्सेप्ट किया था। यह सेक्शन इन दो बातों की चर्चा करता है। नेक्स्ट देखते हैं 28। सेक्शन 28 क्या कहता है? पर्पस फॉर विच द फंड में बी एक्सपेंडेड, यानी किस पर्पस से पैसे खर्च किए जाएंगे। 26 में हमने देखा कि फंड में पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे। अब 28 देखेंगे कि इस पर्पस से इसे खर्च किया जाएगा, यानी पैसा आएगा तो किस किस मद में खर्च किए जाएंगे। पहला है पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स। पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स में क्या क्या आते हैं? जैसे IPs को दिया जाने वाला पेमेंट, सिकनेस बेनिफिट, टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट, टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट। इसके बाद फिर परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट आता है, TDB, PDB, मैटरनिटी बेनिफिट, MB, फ्यूनरल एक्सपेंसेज, ETC, ये सब बेनिफिट्स में आते हैं। दूसरा है फीस एंड अलाउंस। फीस एंड अलाउंस में क्या है? फीस और अलाउंस किसके? तो इसमें ESIC, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है, ESIC एक बॉडी है, कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमिटी, और तीसरा होता है MBC, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल इत्यादि। इस तरह की जो भी कमिटियां होती है ESIC के लिए, उसके फीस एंड अलाउंस से यहाँ से पेमेंट किए जाएंगे। दूसरा है एक स्टाफ एक्सपेंडिचर। स्टाफ एक्सपेंडिचर आपको पता है ESIC अपना स्टाफ हायर कर सकती है। पिछले हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं इसको कि ये अपना स्टाफ हायर करेगी। यदि स्टाफ हायर करती है तो फिर इसे अपना एक्सपेंडिचर भी उस पर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो यह स्टाफ एक्सपेंडिचर की भी बात करता है। नेक्स्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसा कि आपको पता होगा, हम अपने बेनिफिशियरीज को, IPs को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। तो हेल्थ में हमारा हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, इसके बाद DCBO, IMP इत्यादि, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या है? यह कंट्रीब्यूशन हमें देना पड़ता है। कौन सा? जैसे OAP, इसे बोलते हैं ऑन अकाउंट पेमेंट के माध्यम से। ऑन अकाउंट पेमेंट के माध्यम से, जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, कहीं और से यदि ये प्रोवाइड कराया जाता है तो हम उसका ऑन अकाउंट पेमेंट करना होता है, कंट्रीब्यूशन। जैसे ये हम जानते हैं कि ESIS का हॉस्पिटल होता है जो स्कीम चलाती है स्टेट, तो हमें उसके लिए उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, हमें उसका कुछ परसेंटेज देना पड़ता है, ESIS में देना पड़ता है। जैसे हम PMJAY का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। जैसे MGM परेल वगैरह देखेंगे आप, मुंबई में है। तो इस तरह के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके लिए हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, OAP उसे बोलते हैं, ऑन अकाउंट पेमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट है ऑडिटिंग एंड लीगल कॉस्ट। ऑडिटिंग एंड लीगल कॉस्ट में क्या है कि जैसे हमारा जो अकाउंट होता है उसे ऑडिट कराना होता है प्रत्येक साल,
और उसके लीगल कॉस्ट जो भी होंगे वो ESIC खर्च करेगी। नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर्स। हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर्स में क्या आता है कि जैसे हम IPs के लिए कुछ प्रिकॉशन के लिए काम करते हैं, उसके बाद उसके हम हेल्थ चेकअप कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ हेल्थ में प्रिवेंशन का भी प्रोग्राम चलाते हैं, इस तरह का रिहेबिलिटेशन हो गया, री एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन चीज़ों के लिए वेलफेयर पर हम काम करते हैं। दूसरा है अदर ऑथोराइज्ड पर्पस। यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है कि अदर और भी जो भी ऑथोराइज किए जाएंगे उसके लिए यह फंड खर्च किए जाएंगे। तो इतना सा था 28। सेक्शन 28 कहाँ खर्च किए जाएंगे इसकी बात करता है। हमने क्या देखा 26 फंड कहाँ कहाँ से आते हैं, एक फंड बनाया गया ESI फंड। 28 हमने देखा कि वो कहाँ खर्च किए जाएंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स देख लिए। नेक्स्ट है 28A, ये इंपॉर्टेंट है, SSO वाले में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला कि एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी कि कितना एक्सपेंड करना है, वो लिमिट विद इन द लिमिट, एक लिमिट होगा कि इस लिमिट तक आपको एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च करने हैं। इसके बाद बेनिफिशियरीज पर हमारा खर्च होता है, हमारा कॉर्पस होता है। इन चीज़ों में देखेंगे 28 एक था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज आपको कितना करना है एज डिसाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 29। सेक्शन 29 क्या कहता है? यह कहता है होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी होल्ड करने का ESIC का पावर। जैसे एक तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, यानी कॉर्पोरेशन कैन एक्वायर, यानी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, उसे होल्ड कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है या सेल कर सकता है। ऐसा यहाँ पावर मिलता है कि ESIC कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर, होल्ड या ट्रांसफर किसी को देना हो या फिर उसको बेच सकती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। हमारे पास यदि ऐसा कुछ अमाउंट है तो उसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स में या जहां भी इन्वेस्ट करना हो उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा लोन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ इट कैन रेज एंड डिस्चार्ज द लोन्स, यानी लोन हम दे सकते हैं किसके अप्रूवल से? सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से, अप्रूवल से। नेक्स्ट है स्टाफ बेनिफिट्स। स्टाफ बेनिफिट्स में जो जिस स्टाफ को ESIC हायर करती है उसके लिए अलग से कुछ बेनिफिट्स दे सकती है। इट मे एस्टेब्लिश प्रोविडेंट और अदर बेनिफिट्स फंड्स फॉर इट्स स्टाफ। नेक्स्ट है 30 है वेस्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन में प्रॉपर्टी को समाहित करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसमें मैंने डिटेल नहीं किया है। नेक्स्ट है 32। सेक्शन 32 क्या कहता है? सेक्शन 32 कहता है बजट एस्टिमेट्स। बजट बनाना पड़ता है ESIC को, उसका एस्टिमेट्स बनेगा। द कॉर्पोरेशन प्रिपेयर्स एंड सबमिट, पहले प्रिपेयर करेगा और सबमिट करेगा किसको? एन एनुअल बजट, वार्षिक बजट ESIC प्रिपेयर करके सबमिट करेगा किसे? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे सबमिट करना होता है। इंश्योरिंग प्रोविजंस फॉर लिएबिलिटीज और वर्किंग बैलेंस, आप जो काम कर रहे हैं उसका बैलेंस कैसा है, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच में, और आपके लिएबिलिटीज कितने कितने हमारे पास बेनिफिशियरीज है, कितने खर्च किए जा रहे हैं, इन सब से रिलेटेड एनुअल बजट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। कौन? सेक्शन 32। सेक्शन 32 बजट, 32 बजट। नेक्स्ट 33 अकाउंट्स की बात करता है। अकाउंट्स, द कॉर्पोरेशन शैल मेंटेन करेक्ट अकाउंट्स, अकाउंट्स के पहले करेक्ट शब्द लगा हुआ है, नहीं करेक्ट अकाउंट मेंटेन करें। और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं क्रेडिट और जो जा रहे हैं डेबिट, तो प्लस और माइनस दोनों के कंडीशन में हमें करेक्ट अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे तय करेगी हमें उसके अकॉर्डिंग अपने करेक्ट अकाउंट हमें मेंटेन करने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑडिट। सेक्शन 34 ऑडिट से रिलेटेड है। ऑडिट में क्या है कि हमारा जो बैलेंस शीट होगा, हमारा जो एनुअल रिपोर्ट्स होंगे, उसके आधार पर CAG के द्वारा ऑडिट किया जाता है। ऑडिट अकाउंट्स आर ऑडिटेड एनुअली, अकाउंट्स आर ऑडिटेड एनुअली, वार्षिक तौर पे हमें CAG से ऑडिट कराना पड़ता है। और फिर क्या होगा? ऑडिट एक्सपेंसेज आर बोर्न बाय द कॉर्पोरेशन, ऑडिट का जो खर्च होगा वो भी हमें देना पड़ता है, यानी ESIC पेमेंट करती है। दूसरा, CAG हैज अथॉरिटी टू डिमांड डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्पेक्ट
कॉरपोरेशन ऑफिसेज। आपको पता होगा, आप जिस भी कार्यालय में होंगे वहाँ आपको पता होगा कि CAG की ऑडिट हमारे यहाँ होती है, हमारे ऑफिसेज में इसका ऑडिट होता है। जिस टाइम वो अपने डिमांड के अकॉर्डिंग वह कोई डॉक्यूमेंट्स हमसे मांग सकता है। नेक्स्ट, सर्टिफाइड अकाउंट्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट। एक तो है सर्टिफाइड अकाउंट्स, दूसरा ऑडिट रिपोर्ट सेंड टू द कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन को आता है, कॉरपोरेशन उसे अपने कमेंट्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती है। जैसा कि आपको पता होगा, अपने हेडक्वार्टर में भी SIC हेडक्वार्टर में CAG का एक ब्रांच है, जहाँ पर सालों भर वहाँ CAG के स्टाफ होते हैं और वो हमारे यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के उसके ऑडिट कर रहे होते हैं। उनके रिपोर्ट को कॉरपोरेशन यानी ESIC कुछ कमेंट्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती है। नेक्स्ट है सेक्शन 35 एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट यानी वार्षिक रिपोर्ट। वार्षिक रिपोर्ट पूरे साल का लेखा जोखा उसमें होता है कि साल भर में डिपार्टमेंट ने क्या क्या नए काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो ये सारे डिटेल्स उसमें होते हैं। द कॉरपोरेशन सेल सबमिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स वर्क एंड एक्टिविटीज। वर्क और एक्टिविटीज का जो एनुअल रिपोर्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या कहता है? बजट, ऑडिटेड अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट। यानी हमारा जो भी रिपोर्ट होगा, पीछे हमने देखा बजट, ऑडिटेड अकाउंट एंड एनुअल रिपोर्ट, ये सारा पार्लियामेंट में जाएगा। बजट हमने देखा था, बजट किस में था? 32 में। ऑडिट किस में था? 34 में। अकाउंट किस में था? 33 में। यानी 32, सेक्शन 32, 33, 34, इन सारे चीज़ों से लेकर के 36 बना है, जो कि 36 में इन सारे बजट को, ऑडिटर अकाउंट को, एनुअल रिपोर्ट को पार्लियामेंट में भी भेजना होता है। क्या कहता है? द कॉरपोरेशंस एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटेड अकाउंट्स विथ CAG रिपोर्ट, यानी CAG का रिपोर्ट साथ में होना चाहिए और कॉरपोरेशन का कमेंट भी होना चाहिए। एंड द फाइनल बजट, फाइनल बजट भी मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भेजना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लिएबिलिटीज। दो चीज़ें इसमें, एसेट्स एंड लिएबिलिटीज है। ESIC के एसेट्स क्या क्या है इसके पास और लिएबिलिटीज क्या है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं और इसमें लिएबिलिटीज में कि हमारी कितने बेनिफिशियरीज हैं, कितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है, सारे का लेखा जोखा क्या करती है ESIC। द कॉर्पोरेशन वैल्यूज एसेट्स एंड लिएबिलिटीज एवरी 5 ईयर्स। प्रत्येक 5 साल पर ESIC अपने एसेट और लिएबिलिटीज का ये एक तैयार करती है, रिपोर्ट वैल्यूएशन करती है, या फिर एज डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे जैसे हमें तैयार करने के लिए बोले उस टाइम भी, या फिर प्रत्येक 5 साल पर। तो ये था चैप्टर 3 फाइनेंस एंड ऑडिट। अब हम शॉर्ट्स में देखते हैं कि शॉर्ट में क्या क्या इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। इम्पोर्टेंट जो थे वो हम एक बार देख लें। इसमें सेक्शन 28 क्या था? पर्पस फॉर एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर कहाँ किए जाएंगे, सारे पूछे हुए क्वेश्चन है इस 5-6 आर्टिकल से, ये सेक्शन से। तो ये सेक्शन हम रिवाइज कर सकते हैं बार बार। सेक्शन 28A एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की बात करता है। उसी तरह सेक्शन 29 होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, 32 बजट, 34 ऑडिट, 35 एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शंस है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक कैडर में। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।